स्टार्टिंग की थी वेस्टीज की, तो मेरे हस्बैंड डायमंड डायरेक्टर थे और मेरे हस्बैंड ना आगे की रो में आके बैठते थे, लेकिन मैं उस समय डायमंड खुद को समझती नहीं थी लेवल से, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे उठा के पीछे ना भगा दे, इसलिए मैं हमेशा पीछे बैठती थी अपनी टीम के साथ में। और जब टीम के साथ बैठती थी तो मेरे साथ में बहुत सारे लीडर्स होते थे, उन लीडर्स को मैं ये बोलती थी एक दिन ऐसा आएगा आप और मैं यहाँ खड़े होकर सेमिनार करेंगे। तो आज वो दिन मेरी लाइफ का दिन आ गया, बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और एक बहुत बड़ा थैंक्स मेरी अपलाइन पीसी गबराल जी का, मैं चाहती हूँ पर दिल से उनके लिए एक बार दिल खोल के मेरे हस्बैंड के लिए जिनकी वजह से आज मैं आपको कोई बात अच्छी लगे तो जरूर ताली बजाएं। अगर मेरी कोई बात आपके दिल को छुए तो उसको साथ लेके जाएं और अपनी लाइफ को बदलने के लिए आज से तैयार हो जाएं। तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, तो आपको स्लाइड दिख रही है, स्लाइड पे मेरा नाम लिखा हुआ है अंजू डबराल, और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अच्छा मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे लिखा है व्हेन यू थिंक पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन, यानी कि जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हो तो आपकी लाइफ में अच्छी चीजें होना शुरू हो जाती है। मेरा जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ और बहुत नॉर्मल गरीब परिवार का हूँ मैं। मेरे पापा एक होटल में जॉब करते थे, मेरे पापा वेटर थे, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ, पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल भी नहीं। और हम 4 भाई बहन का परिवार, हम 4 भाई बहन, टोटल 7-6 लोगों की फैमिली हमारी, और हम सब लोग पढ़ने वाले थे। तो ऐसी फैमिलीज में क्या होता है, क्राइसिस हमेशा चलते ही रहते हैं। फीस के लिए हमेशा आप मूवी देखते रहते हो, बहुत बार तो खड़े होना पड़ता था क्लास में कि फीस जमा नहीं है इसलिए आप खड़े हो जाइए। बहुत बार धूप में भी खड़े हुए क्योंकि फीस जमा नहीं होती थी। धीरे धीरे ये चीजें ना स्थितियाँ खराब हो रही थी, तो मेरी मदर जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो मेरे पापा को हेल्प करेंगे, और उन्होंने एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करना स्टार्ट किया। अब एक्सपोर्ट हाउस में जब जॉब करते हैं तो आप समझ सकते हो कितने पैसे मिलते होंगे, लेकिन ये था कि हाँ सपोर्ट कर रही थी, मेरे हस्बैंड अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही थी, हम लोगों की पढ़ाई में योगदान कर रही थी। तो हमने पढ़ना शुरू किया, पढ़ रहे थे हम, धीरे धीरे हमारी क्लासेस बढ़ रही थी, खर्चे बढ़ रहे थे, क्राइसिस बढ़ रहे थे, और ऐसे करते करते जब मैं 8th क्लास में आई तो मेरी लाइफ में एक और बम गिरा। क्या बम गिरा? मेरे पापा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, और अपनी लाइफ का जो प्रीशियस टाइम होता है यंग एज वाला, वो सारा का सारा टाइम मेरे फादर ने उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया। लेकिन जब उनके बच्चों को उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस पैसे की, उस तनख्वाह की जरूरत थी, उस समय मेरे पापा की जॉब छूट गई। और अब आप सोच के देखिए, पहले ही दिक्कत थी, उसके बाद अगर पापा की जॉब भी छूट गई तो क्या हालत हुई, वो जो तनख्वाह आती थी वो भी आना बंद हो गया। तो बहुत बुरी स्थिति थी। जैसे तैसे हमने 10th क्लास तक पढ़ाई करी, और 10th क्लास के बाद मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बोला कि अब हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तुम इनका स्कूल बंद करवा दो। मेरी मम्मी थोड़ी सी जिद्दी, मैं अपनी मम्मी पे गई। मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, जब तक मेरे बच्चे फेल नहीं होंगे तब तक मैं इनकी पढ़ाई बंद नहीं करूँगी, चाहे मुझे इनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़े। तो मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि हमारे टीसी निकालेंगी स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल में हमारा एडमिशन कराएगी। और मेरी मम्मी मेरे प्रिंसिपल से मिली और उन्होंने बताया सारा कि हमारी अब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, हम नहीं कर पाएंगे अफोर्ड। तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं, अंजू क्या चाहती है? तो मेरी मम्मी ने बोला वो तो बिल्कुल नहीं चाहती इस स्कूल को छोड़ना, क्योंकि मैं बचपन से उसी स्कूल में पढ़ी थी, और हमारा एक सर्कल होता है, हमारा मतलब अटैचमेंट होता है अपने स्कूल के साथ में, तो बिल्कुल नहीं चाहती थी इस स्कूल को छोड़ के किसी और स्कूल में जाऊँ। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि पीसीए में जाना पड़ा। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया वहाँ पर स्कूल में और मुझसे बोला कि बेटा एक बात बताओ, आप स्कूल के लिए क्या कर सकते हो? अब आप सोच के देखिए, आप जैसे बहुत सारे लोगों के बच्चों ने 10th क्रॉस कर लिया होगा या 10th में होंगे। 10th क्लास में बच्चा कितना बड़ा होता है और IQ लेवल क्या होता है, कितनी समझदारी होती है, पता नहीं है कि मेरे अंदर
जिम्मेदारी आई या क्या बात आई, मैंने उनसे बोला कि सर मैं पढ़ा सकती हूँ। हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट हुआ करती थी, एक 7 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट जिसमें मैं पढ़ने जाती थी, और दूसरी जो शिफ्ट होती थी वो 12 बजे से लेकर के इवनिंग 5 बजे तक होती थी। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा रिसेस के बाद आप स्कूल में आओ और छोटे बच्चों को पढ़ाओ, इसके बदले में आपकी फीस हम माफ कर देंगे। अब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार चाहती हूँ मेरे प्रिंसिपल के लिए जोरदार तालियां बजाती हूँ। और मैंने 12th क्लास वहाँ से किया, और जब मैंने 12th क्लास किया तो मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास और हो गया कि अब मुझे भी अपने घर वालों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसी फैमिली जो होती है ना जहाँ पर जॉब छूट जाती है या फिर फाइनेंशियली वीक होते हैं, वहाँ पर क्या होता है बच्चों को भी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई की पढ़ाई बंद कराई गई, उनको जॉब पे लगाया गया। उसके बाद 12th क्लास के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आगे की जो पढ़ाई करूँगी वो कॉरेस्पॉन्डेंस से करूँगी और मैं कुछ ना कुछ जॉब करूँगी। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया, उसके पैसे भी मेरी फ्रेंड के पापा ने दिए। मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती थी और वो ये कहती थी कि यार मुझे तेरे साथ ही करना है जो करना है। तो वो कंप्यूटर कोर्स उसको करना था, इसलिए उसके पापा ने मेरी भी फीस पे दी और मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। और उसके बाद मैं छोटी मोटी नौकरी करने लगी। और जब मैं जॉब करने लगी तो एक चैलेंज ये भी आता था कि 12th क्लास के बाद आप कितने बड़े होते हो। तो इंटरव्यू देने जाती थी तो बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि बहुत छोटे लगते हो। आवाज आ रही है? yes. आ रही है? yes. जोर से आ रही है? yes. वेरी गुड, एक बार तालियां बजा दीजिए। जैसे जैसे मैंने प्राइवेट अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ साथ में मैं जॉब करने लगी, मैंने अपने घर को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि मेरे पापा घर पे रहते थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, हम लोग जॉब कर रहे थे और शायद वो अंदर ही अंदर घुटते रहते होंगे लेकिन किसी से कुछ बोलते नहीं थे। और जब आदमी घर में रहता है और ऐसे ही घुटता रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ पे उसका असर पड़ता है। मेरे पापा को पहले अस्थमा हुआ और अस्थमा होने के बाद कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि मेरे फादर को कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर उनको डायग्नोस हुआ। और अब आप सोच के देखिए 5 महीने के बाद मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। और जब मेरे पापा की डेथ हुई उस समय मैं, मेरा भाई, हम दोनों तीनों भाई बहनों के अंदर में 1-1 साल का गैप है। और उससे पहले मेरी दीदी की शादी करी थी तो दीदी की शादी का कर्जा था और हम तीनों ऐसे थे कि बिल्कुल शादी की एक थी। उस समय मेरे पापा हमको छोड़ के चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और जब आपके सर पे पिता का साया नहीं रहता और आपकी स्थिति भी खराब होती है तो आप सोच के देखो कि कैसा स्थिति होती है और लोग कैसा आपके साथ बिहेव करते हैं। वो सब कुछ हुआ। लेकिन जब मेरे पापा की डेथ हुई उसी समय जब मेरी एक मौसी हैं, उनके बेटे हमारे घर आए हुए थे तो मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि अब मैं ना अंजू की शादी करूँगी तो तुम लड़का देखो, वो पंडित है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है शादी करोगे तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी जेब में से फ़ोटो निकाली और फोटो निकाल करके मेरी मम्मी को थमा दी। वो फोटो थी बीसी डबराल जी की। अच्छा मेरे को ना ऑप्शन भी मिले, पहला ही रिश्ता आया और उसी में मेरी शादी हो गई। डबराल जी की जो फोटो मुझे दिखाई गई वो पासपोर्ट साइज थी और उसमें डबराल जी ऐसे लग रहे थे गब्बू, एकदम मोटे ताजे। और मैं उस समय बिल्कुल दुबली पतली। तो मैंने बोला मैं कुछ भी करूंगी लेकिन इस मोटे से शादी नहीं करूंगी। और ये आप हंस रहे हो, सच बोल रही हूँ मैं। और मम्मी ने जब बोला कि नहीं शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि अब पापा नहीं है और दिक्कतें होंगी इसलिए बेटा शादी तो करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये दिल्ली थे, मैं जयपुर, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं डबराल जी से शादी करूँ। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला चल कोई बात नहीं एक बार देख तो ले। मैंने कहा ठीक है बुला लो। अब ये लोग दिल्ली आए, जयपुर आए और जब मैंने खिड़की में से देख लिया, मैंने बोला खिड़की में से देख के बता दूंगी कि करूँगी कि नहीं करूँगी शादी। मैंने खिड़की में से देखा तो डबराल जी फोटो जैसे नहीं थे, डबराल जी ठीक थे, पतले ही थे। तो मुझे बात समझ में आ गई और मुझे पूछा गया तो मैंने बोला कि जो मेरी मम्मी को अच्छा लगे वो मैं करूँगी। समझदार संस्कारी लड़कियाँ यही करती हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं, तो मैंने भी वही किया। और हमारी सगाई हो गई उसी दिन, जिस दिन देखने आए उसी दिन हमारी सगाई हो गई। और सगाई होने के बाद में जैसे कि लड़का लड़की सब बात करते हैं तो हम लोगों ने भी बात करना शुरू किया। हालांकि मेरे को पसंद नहीं था लेकिन डबराल जी बोलते थे कि कहीं तुम्हारा कहीं और अफेयर तो नहीं है, बात क्यों नहीं करती हो। तो डर के मारे फिर मैंने बात करना शुरू किया। और जब बात करना शुरू किया तो डबराल जी जो है ना ये बड़ी बड़ी बातें
बातें करते थे। मैं बहुत मतलब मैंने तो कभी बड़ी बातें सोचना कभी सोचा ही नहीं, और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब मैं बात करती थी तो ये मुझसे बोलते थे कि मैं ना तुम्हें ऐसा घर बना के दूंगा, ऊपर मास्टर हॉल होगा, ऐसे बार होगा, ये होगा, वो होगा। तो मुझे और तो कुछ नहीं लगता था, मुझे लगता था ये लड़का पीता जरूर है। क्यों? क्योंकि बार की बात करते हो, इसका मतलब आप पीते हो। तो बोले नहीं नहीं यार मैं नहीं पीता हूँ। तो चलो मैंने जैसे तैसे भरोसा कर लिया। दबराज जी ने मुझसे पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहती हो, तो मैंने उनको बोला तब तक मैंने पीजी बीएड कर लिया था, पीजी कर ली थी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से। उसके बाद 1 साल मैंने कॉलेज में एडमिशन लेकर के बीएड किया और डिग्री थी मेरे पास में। तो मैंने उनसे बोला मेरे पास में बीएड की डिग्री है तो मैं टीचिंग ही करूँगी। तो दबराज जी ने बोला अगर तुम टीचिंग करोगी तो कहाँ करोगी? मैंने बोला जहाँ सरकार भेज देगी वहीं करूँगी, गवर्नमेंट जॉब करूँगी। तो दबराज जी ने बोला शादी के बाद अगर तुम गवर्नमेंट जॉब करोगी, तुम अगर जयपुर में रहोगी और मैं दिल्ली में रहूँगा, तो शादी का कोई मतलब नहीं है, जॉब वॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितने पैसे मिलेंगे तुमको? तो मैंने बोला भाई 40-50 हज़ार रुपये तो मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये 40-50 हज़ार रुपये महीने के मैं तुमको दे दूँगा। अब मेरे मजे आ गए। मैंने सोचा यार ये लड़का तो बहुत सही है, 40-50 हज़ार रुपये बिना जॉब के मिल जाएगा तो मेरे को क्या दिमाग खराब थोड़ी है, मैं जॉब करूँगी, राइट? लेकिन फिर भी सेफर साइड लेते हुए मैंने बोला नहीं नहीं जॉब तो मैं करूँगी। तो दबराज जी ने बोला चलो वो तो बाद में देख लेंगे। अब मेरे को एक चीज़ हो गई कि लड़का पैसे अच्छे कमाता है, ये मुझे आगे अच्छी लाइफ देगा। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने शादी से पहले 10वीं क्लास के बाद जॉब करना शुरू कर दिया था और पीजी करने तक मैंने जॉब किया, शादी तक मैंने जॉब किया। तो जॉब जो चीज़ है ना वो मेरे तो मन से उतर गई थी, मुझे बिल्कुल भी जॉब नहीं करना था। लेकिन मैं सिर्फ अपने मुंह से बोल रही थी कि मुझे जॉब करना है। जब दबराज जी ने ये बात बोली तो मुझे ऐसा लगा अल्लाह ने हमारे 2 आंखें, ऐसा ही लड़का चाहिए था जो जॉब न कर रहा है। मैं कभी भी मजबूरी में जॉब नहीं करना चाहती थी, अगर मैं करती तो सिर्फ मेरे मन से करती, मेरी इच्छा से करती, ऐसा मैं चाहती थी। तो मुझे दबराज जी समझ में आ गए और हमने शादी कर ली। और जब मैं शादी करी दबराज जी के घर आई, मेरी शादी हो गई इधर। जब मेरी शादी होकर के मैं इनके घर आई तो दबराज जी एक होटल चलाते थे इस तरीके का। होटल बोलते हैं ना 5 स्टार होटल आ जाता है, वेस्टिज वालों के दिमाग मतलब बहुत बड़ा सोचते हैं, तो लेकिन कुछ बड़ा नहीं था। ऐसा छोटा सा एक होटल था जहाँ पर दबराज जी जिसको बहुत मुश्किल से चला रहे थे, लेकिन मुझे ये लग रहा था 50 हज़ार रुपये तो मुझे दे देंगे तो इसका मतलब बहुत बढ़िया चलता होगा, और बहुत मुश्किल से उसमें सर्वाइव कर पा रहे थे। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी। जब मेरी शादी हुई, अब मैं जॉब नहीं करना चाहती थी, लेकिन जॉब करके जैसे ही मैं अगले दिन घर आई तो पीसी सर मेरे बड़े वाले जेठ जी उन्होंने मुझसे ये बोला कि अंजू एक काम करो आप अपनी डिग्रीज निकाल लो। मैंने सोचा ये डिग्री क्यों देखते हो, शादी से पहले देख लेते। तो डिग्री समझ में नहीं आई बात, तो मैंने बोला इसका क्या करेंगे आप? तो उन्होंने बोला कि मैं ना आपके लिए जॉब के लिए कहीं रिज्यूम लगाऊंगा तो ये डिग्रीज वहाँ लगाऊंगा। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये तो बोल रहे कि जॉब नहीं करनी पड़ेगी, या तो आते ही जॉब करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने दबराज जी को बोला, छोटे वाले दबराज जी को, बड़े वाले उनके सामने तो मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो ऐसा है मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ये बहुत कल्चरल सिटी है और यहाँ पर अगर लड़की की शादी होती है तुरंत जॉब करने लग जाती है तो उसको अच्छा नहीं मानते, उसको ऐसा समझते हैं कि भाई ये तो जॉब करने के लिए लेके गए लड़की को। तो दबराज जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है, तुम्हें नहीं करना तो तुम मत करो, जब करना होगा तब बता देना। लेकिन मैंने सोचा चलो जैसे तैसे छुटकारा तो मिला, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि दबराज जी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। दबराज जी के ऊपर लगभग 10 लाख रुपए का कर्जा था, और वो कर्जा था जब भी मैं दबराज जी को बोलती थी कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो दबराज जी के पास कभी टाइम नहीं होता था, क्योंकि ये होटल चलाने के लिए सुबह 5 बजे निकलते थे, रात को 12-12 बजे घर आते थे। टाइम बोलो तो टाइम नहीं था, और अगर मैं पैसे मांगती थी तो उनके पास पैसे भी नहीं थे। धीरे धीरे हमारे बीच में थोड़ा झगड़े वगड़े होने लगे, और मुझे एक बात समझ में आ गई कि शायद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए ये वाला सब कुछ हो रहा है। तो मैंने दबराज जी से कहा कि मैं भी जॉब करती हूँ और मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो था मेरी मदर ने मेरे पापा को सपोर्ट किया तो मैं भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी जॉब करती हूँ, लेकिन जिस समय मैंने जॉब करने का डिसीजन लिया उस समय मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि जो हमारा किराए का घर था ना उसका रेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। बहुत बार मकान मालिक बहुत सारी बातें सुना के चला जाता था, और जब वो स्थिति मेरे सामने आती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं निकलती हूँ और मैं जॉब करती हूँ। और मेरी प्रेगनेंसी की मैं अगर आपको
बात बताऊँ तो पूरे 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी टाइम में मुझे उल्टियाँ हुई हैं। मैंने उसी टाइम में ऐसी स्थिति में अपने लिए जॉब सर्च करना स्टार्ट किया और मैं एक जगह जॉब करने के लिए गई और वहाँ पर जो मुझे सिटिंग मिली ना वो मिली बेसमेंट में। तो पहले ही दिन जब मैं गई तो मुझे बहुत नोजिया हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हुई और वहाँ पर जो वॉशरूम था वो 2nd फ्लोर पे था। तो मैं वहाँ गई, मतलब जैसे तैसे मैनेज करा मैंने और मैं वहाँ से दिन में छुट्टी लेकर के वापस आ गई। जब मैं दूसरे दिन गई तो मुझे एचआर ने अपनी कैबिन में बुला लिया और ये बोला कि मैडम ऐसे नहीं चलेगा, आप आते ही छुट्टी करोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने बोला सर वो मेरी कल तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं चली गई। तो उन्होंने बोला देखो काम करना है ना तो अब आपको रिसेप्शन पे जॉब करना पड़ेगा। मेरे को 2 चीज़ पसंद नहीं थी, एक जॉब करना और दूसरा रिसेप्शन पे जॉब करना। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं उस जॉब के लिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत ज़रूरत थी उस जॉब की। तो मैंने उस स्थिति में भी उस जॉब को करना स्वीकार किया और मैं काम करने लगी। 4-5 महीने तक किसी को पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया, लेकिन 4-5 महीने के बाद छुपाने की चीज़ थी नहीं, तो धीरे धीरे पता चल गया लोगों को। और जब लोगों को पता चला तो मुझे फिर एचआर में बुलाया गया और मुझे पूछा गया कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप प्रेग्नेंट हो इंटरव्यू के टाइम पे। तो मैंने बोला आपने पूछा था, आपने पूछा तो जरूरी तो नहीं था ना। मुझे एक बात और बता दी कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को आपने जॉब पे रख लिया तो हटा नहीं सकते। तो मैंने उस जॉब को पूरे 9 महीने तक किया। जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उस दिन मेरी वीक ऑफ थी और मैं अकेली हॉस्पिटल में गई, एडमिट हो गई। वहाँ पर फिर मैंने डबराल जी को बुलाया और उस दिन मेरा बेटा हुआ। पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में मैंने रिसेप्शन में बैठ करके, अब आप सोच के देखो कितना एम्बैरेसमेंट फील होता है, और वो भी फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शन पे आप बैठे हो, बहुत गंदा फील होता था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे वो जॉब करना था। मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मेरे हस्बैंड, जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई दूसरे दिन मैं घर आई और मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये पूछा कि तुम ऑफिस वापस कब जाओगी। अब आप सोचो उस समय मैं ठीक से बैठने लायक भी नहीं थी जिस समय उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, और मैं इतना रोई उस दिन, मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और मैंने ये सोचा कि मैंने ज़िंदगी का अगर सबसे गलत काम किया है तो वो डबराल जी से शादी। मतलब ये आदमी मुझे आज, मतलब दूसरे दिन मैं घर आ रही हूँ, मेरे को स्टिचेस लगे हुए हैं, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। इस स्थिति में अगर ये मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तुम ऑफिस कब जाओगी तो मतलब बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन कभी भी इंसान गलत नहीं होता, उसकी परिस्थितियाँ गलत होती हैं। डबराल जी की स्थितियाँ थी जो उनसे वो सब करवा रही थी, वो सब उनसे बुलवा रही थी। मैंने 1 महीने 8 दिन का बच्चा छोड़ करके वापस से जॉब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उस दौरान में हमारे मकान मालिक को हमने बोला कि इस महीने हम किराया नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा थोड़ा सा बेबी हुआ है तो हमारा खर्चा हो गया। तो मकान मालिक ने ये बोला आज तुम्हारा बच्चा हुआ है, कल तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा, परसों कुछ और होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे किराए से मतलब है। ये बात वो मेरी मदर इन लॉ को बोल के गए, और जब मैंने ये बात घर आकर के सुनी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा फील हुआ। और मैंने जॉब ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। जब मैं जॉब ज्वाइन करके वापस ऑफिस जाने लगी तो अब अंदर जो स्थिति चल रही है ना, वो सिर्फ आपको पता है कि आप क्यों जॉब कर रहे हो, आपके साथ में क्या हो रहा है, ये सब आपको पता है, बाहर वालों को कुछ नहीं पता। लोग जो देखते थे वो ये सोचते थे कि ये बच्चे की जिम्मेदारी से भाग रही है, सुबह सुबह पैर से लटका करके चली जाती है और शाम को आ जाती है ताकि इसको कुछ करना ना पड़े। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सलाह दी कि नौकरी छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है, कमाएगा, जो लेके आया वो करेगा। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपने मन की बात सुनी कि मैं इस लायक हूँ कि मैं जॉब कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, और मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँगी। मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। और इतने छोटे बच्चे को जब आप छोड़ के जाते हो ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके दिल पर क्या बीतती है। और मेरे ऑफिस में जो लेडीज़ मेरे साथ होती थी, जब वो मुझसे बोलती थी कि यार तू कैसे माँ है, तो उस बच्चे को छोड़ करके यहाँ की तेरा मन कैसे करता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस समय मैं क्या फील करती थी। लेकिन मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी, मैं उनको बोलती थी देखो अगर आज मैंने बच्चे को नहीं छोड़ा ना तो कल बच्चा मुझे नहीं छोड़ेगा और मैं ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मेरे को तो बाहर निकलना है, मुझे काम करना है, तो मैं बाहर निकल गई। इस तरीके से लाइफ चल रही थी। इतना मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर में ना लोगों को लगता है कि बिजनेस करना बहुत आसान होता है, लेकिन बाहर जाकर के देखो बिजनेस करना आसान नहीं है। मेरे हस्बैंड जिस बिजनेस को कर रहे थे ना, इस बिजनेस को करने के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये किराया होता था शॉप का, 19 लड़कों का स्टाफ था, रॉ मटेरियल, गैस, सब कुछ करते कराते कुछ नहीं बचता था।
और इस शौक को बचाने के लिए, इस काम को बचाने के लिए मैंने मेरा मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया था। तब भी हम इस बिजनेस को सर्वाइवल मोड पे भी नहीं कर पा रहे थे। तो बाहर बिजनेस करना भी उतना ही मुश्किल है जितना आपको वेस्टीज लगता होगा। वेस्टीज उससे आसान है क्योंकि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर लाइफ की बात करूँ तो ऐसी लाइफ थी, आज आप लोगों में से बहुत सारे लोग, आज मुझे बहुत सारे लोग मिलते भी हैं तो वो विश्वास नहीं करते कि शायद ऐसा कुछ रहा होगा कभी। ये देखो, ये एक कमरे का घर था जिसमें हम रहते थे। ये पीछे देखा ना कपड़े उधर ही, ये मेरा बेटा और ये वेस्टीज के कार्टून रखे हुए। ऐसा घर था। ये मैं दिख रही हूँ आपको, मैं जॉब पे सुबह 8 बजे जाती थी और रात को 9 बजे मैं अपने घर आती थी। सुबह सारे घर का काम करके जाना, शाम को घर आकर के खाना बनाना, बच्चे को पढ़ाना, सब कुछ करना। उसके बाद मेरी हालत ऐसी खराब हो जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे लोग बोलते थे हमारे घर नहीं आती है, यहाँ नहीं आती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती है। मेरे पास कोई सोशल लाइफ के लिए टाइम भी नहीं था। और हस्बैंड को देखो उधर, आज दरवाजे जी दिखते हैं एकदम सूटेड बूटेड, एकदम चमकते हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दबराल जी जो काम करते थे होटल में, कई बार स्टाफ छुट्टी पर होता था तो खुद खाना बनाते थे। दिख रहे हैं बुनियान के अंदर में, गर्मियों के दिनों में जब ये तवे के पास में खड़े होते होंगे तो सोच के देखो कैसा फील होता होगा। तो ये लाइफस्टाइल था, ये सर्वाइवल मोड था हमारा जिसके अंदर में हम अपनी लाइफ को गुजार रहे थे। लेकिन अगेन मैं एक बात कहूँगी, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन, यानी कि जब आप अच्छा सोचते हो, अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। और हमारी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट के रूप में हमारी लाइफ में आया डायरेक्ट सेलिंग। सितंबर 2013 वेस्टीज हमारी लाइफ में आया और वेस्टीज जो बताने वाले थे वो थे पीसी डबराल जी। एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां बजा दें सर के लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं, इन्होंने हमको वेस्टीज बताया और ये बोला कि आज से घर में यही वाला सामान आएगा। ऐसे ही हमारी आईडी लगा दी और अब वेस्टीज करो। मेरे जब तक ब्रदर इन लॉ घर पे थे तब तक तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे ही ये घर से गए तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला खबरदार जो ये बिजनेस किया। क्यों? क्योंकि उस समय तक मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पे था, हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे थे और मुझे ये लग रहा था, बच्चा हो चुका था हमारा और बहुत मुश्किल से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कहीं ये वेस्टीज के चक्कर में पड़ गए तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना, एक गलती करते हैं। वो गलती हमने करी, आप मत करिएगा, इसीलिए बता रही हूँ। हम कभी कभी ना अच्छी चीज़ों को देख करके इग्नोर कर देते हैं और दूसरी गलती ये करते हैं कि हमने अगर अपने भाई को बताया या भतीजे को बताया या बुआ को बताया, हम उन्हीं पे फोकस हो जाते हैं कि अगर ये नहीं कर रहा तो मेरा बिजनेस नहीं होगा। लेकिन इन्होंने वो गलती नहीं करी, इन्होंने हमको बिजनेस बताया जरूर, लेकिन हमारा ही मुँह देखते नहीं रहे। इन्होंने यही नहीं सोचा कि यही करेंगे तो मेरा होगा। इन्होंने हमें छोड़ा और बाकी लोगों के साथ काम करके 9 to 7 की जॉब करते थे ये। उस जॉब के साथ में अपने चेक को 66,000 रुपीज पहुंचा दिया और 19 महीने के बाद हम दोबारा इनके साथ बैठे और इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड को पूछा कि कैसा चल रहा है तेरा काम। तब तक गहने मैंने सब बिक गए थे, बुरे हालत थी, हर रोज ये सोच रहे थे कि कल कैसे चलेगा। ऐसी स्थिति में अगर आपका कोई नियर एंड डियर और सबसे करीबी आपसे ये पूछे कि आप कैसा चल रहा है, तो जो आंसू होते हैं ना वो रोक नहीं पाते, अपने आप निकल जाते हैं। डबराल जी के आंसू निकल गए और उन्होंने बोला आज आप मुझसे पूछ रहे हो, क्योंकि शादी के तुरंत बाद हम अलग हो गए। मतलब हम नहीं, इन्होंने कर दिया था मैं कॉल। तो मतलब जैसे ही उन्होंने ये पूछा मेरे हस्बैंड के आंसू निकल गए। उन्होंने बोला आज आप मुझसे पूछ रहे हो कि कैसा चल रहा है, मैं इतने कर्जे में हूँ, मेरी हालत खराब है और तुमने कभी पलट के ये नहीं पूछा कि मेरे क्या हाल है। तो भाई साहब ने बोला घबरा मत, मैं वेस्टीज बिजनेस कर रहा हूँ, तुझे भी बताया था, और पिछले 19 महीने से कर रहा हूँ। ये बिजनेस बहुत अच्छा है और पिछले महीने का जो मेरा चेक है वो 66,000 रुपीज़ का है। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं किचन में थी, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचा, मैं तो ये बोल रही थी ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे सामान को महंगा बेचते हैं और फिर उन्हीं पैसों को हमको दे देते हैं, पागल बनाते हैं ये लोग। मैं ये सोच रही थी इस बिजनेस के बारे में, और अगर 66,000 रुपीज़ का चेक उनको आया तो इसका मतलब इस बिजनेस में कुछ तो है। 66,000 रुपीज़ का चेक का मतलब उनकी जो सैलरी थी वो 53,000 थी 9 to 7 की जॉब में।
वो एक कंपनी के अंदर में मैनेजर थे, उसकी जॉब में जो सैलरी मिल रही थी उसको भी इन्होंने क्रॉस कर दिया था। तो मुझे बात समझ में आई कि इस बिजनेस में पोटेंशियल तो है, यानी कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हमने डिसाइड किया कि हम वेस्टीज बिजनेस करेंगे, लेकिन हम का मतलब डबराल जी वेस्टीज बिजनेस करेंगे, मैं नहीं, मैं बैक सपोर्ट करूंगी। और जब हमने डिसाइड किया तो ध्यान रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी ब्रांच को विजिट करना, अपने हेड ऑफिस को विजिट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी मेरी लाइफ में इसने क्या कंट्रीब्यूट किया। जैसे ही हमारी ये बात फाइनल हुई कि हम वेस्टीज करेंगे, तो डबराल जी ने बोला कि मैं एक बार ब्रांच विजिट करना चाहता हूँ। डबराल जी ने पहले भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था, काम किया था उसके अंदर में, और उन्होंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था। तो जब हम लाजपत नगर की ब्रांच पर गए और हमने लाजपत नगर की ब्रांच देखी, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं जानती थी, लेकिन डबराल जी को थोड़ी बहुत नॉलेज थी। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि जिस कंपनी की ब्रांच इतनी अच्छी है, जहाँ का इंफ्रा इतना अच्छा है, ये कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी और हम इसमें काम करेंगे। वहाँ पर और जब हम ये डिसीजन ले रहे थे तो हमने देखा कि डायमंड चैम्बर के अंदर में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, संतोष यादव जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए संतोष यादव जी के लिए। संतोष जी को पहले से जानती थी। वो क्यों जानती थी? क्योंकि इन्होंने जो पिछली कंपनी है वो मेरे हस्बैंड के साथ करी थी और ये मेरी शादी में आए थे। और मेरी शादी, मेरे कोई काम आसानी से होते नहीं है। मेरी शादी में मेरी बारात खो गई और उस बारात में ये भी खो गए थे। तो एक एक आदमी को अच्छे से मैं थोड़ा जान पा रही थी, राइट। तो संतोष जी वहाँ बैठे थे और संतोष जी ने डायमंड चैम्बर में हमने इनको देखा तो हमको बुला लिया। तो जैसे ही हम अंदर गए हमने देखा कि वही व्यक्ति जो उस कंपनी के डीएलसी, मतलब वहाँ की जो ब्रांच होती थी, वहाँ भी मैंने उनको बैठा हुआ देखा था, बिल्कुल पसीने में तरबतर और मतलब बुरी हाल में, शर्ट भी बहुत नॉर्मल सी। वही व्यक्ति एकदम चमचमाते हुए कैबिन के अंदर में वेल ड्रेस होकर के बैठे हुए हैं और कुछ लोगों को काउंसलिंग दे रहे हैं। और मैं वहाँ गई, बैठी उनके साथ में। और जब आप वेस्टीज नहीं कर रहे या कोई कंपनी नहीं कर रहे होते, तब क्या होता है, आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी होती है। हम उनके साथ बैठे और उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, मैडम कैसा लगा वेस्टीज? मैंने कहा पता नहीं सर अभी तो। फिर पूछा कि आपको प्रोडक्ट पसंद आए, आपने क्या क्या यूज़ किया? मैंने बोला सर आपका ये खराब, सर आपका वो खराब, ये तो बिल्कुल बेकार। जो नहीं कर रहा होता वो ऐसी बातें करता है ना। तो संतोष जी ने एक बात बोली जिसको मैंने गांठ बांध ली। संतोष जी ने मुझसे कहा कि मैडम आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? बहुत ज़्यादा, देखो हम बहुत अमीर तो थे नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स तो हम जानते नहीं थे, लेकिन जो दो चार नाम सुने थे वो मैंने बोल दिए। तो उन्होंने बोला एक बात बताओ, अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो क्या दुनिया का कोई ब्रांड आपके लिए महंगा है? तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उस समय ना वेस्टीज में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने मुझसे बोला आप एक काम करो, आप 1000 रुपये का सामान लो और किसी गरीब को दान कर दो, लेकिन इस बिजनेस को कर लो, क्योंकि जिस दिन आपके पास इस बिजनेस से 1 लाख रुपए आएंगे, दुनिया का कोई ब्रांड आपके लिए महंगा नहीं रहेगा। ये बात मुझे क्लिक कर गई और हमने डिसाइड किया कि हम वेस्टीज करेंगे। और डबराल जी ने वेस्टीज करना शुरू किया। पहला साल जब डबराल जी ने वेस्टीज शुरू किया तो इनकम आपको सामने दिख रही है। पहली इनकम 1240 रुपये, 6559। ये सारी इनकम, हाईएस्ट जो इनकम रही वो रही 17,335 रुपये पहले साल में। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, फरवरी में देखिएगा 2200 रुपये की इनकम है, मार्च में 822 रुपये की इनकम है, 273, 1065 और 2066। यानी कि अगर मैं इन 5 महीने की इनकम को क्लब कर देती हूँ तो ये 6500 के अराउंड है। अब आप सोचो, आपके घर का मेल मेंबर फुल टाइमर अगर 6500 रुपये 6 महीने में कमा रहा है, 5 महीने में कमा रहा है, तो कैसा माहौल रहा होगा, किसने नहीं समझाया होगा, क्या क्या नहीं समझाया होगा। बहुत, मैं खुद बोलती थी कुछ नहीं हो रहा, 10,000 रुपये की नौकरी कर लो, लेकिन डबराल जी का विजन क्लियर हो गया था, मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट वो बनते थे, तो उनको एक बात समझ में आ गई थी कि आज ये स्थिति है, लेकिन वेस्टीज में वो पावर है कि ये स्थिति बदली जा सकती है। तो वो लगे रहे, उन्होंने काम करना कंटिन्यू रखा। अब कई बार ना लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम आपके तो केस में ये था कि आप जॉब कर रहे थे, आप घर चला रहे थे और डबराल जी जॉब कर रहे थे, डबराल जी वेस्टीज कर रहे थे, तो आपका चल गया होगा। तो मैं आपको उसी साल का अपना जॉब का सैलरी स्लिप दिखा रही हूँ। ये मेरी सैलरी है, ये 2012 है। 8,550 रुपये सैलरी मिलती थी 2012 में। 2013 जब
वेस्टीज शुरू किया डबराल जी ने तो 9,610 रुपये मेरी सैलरी हुआ करती थी। 2-2.5 हज़ार रुपये इंसेंटिव मिलता था, 11-12 हज़ार रुपये आते थे घर के अंदर में। और ये 10,510 और ये 2012, 13 और 14। हमको ऐसा लगता है जॉब में तो बहुत बड़े चमत्कार हो जाते हैं। वेस्टीज में जब हम आते हैं तो हमको ऐसा लगता है एक साल में 1 लाख क्यों नहीं हो गया, लेकिन जॉब में देखो 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट करने के लिए भी HR वहाँ बुलाती थी कैबिन के अंदर और बोलती थी कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किया, तुम और अच्छे से काम करना। मतलब इस तरीके से एहसान जता करके 1,000 रुपये बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम वेस्टीज में आते हैं और उनको मेहनत करने के लिए बोला जाता है और जो पैसे आ रहे होते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि हम बड़ी चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर बड़े चेक देख लेते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास पहले दिन से लाख रुपये आ जाना चाहिए। पहले दिन 1 लाख रुपये कभी किसी को ना आए हैं ना कभी आएंगे। आ सकते हैं अगर आप उस लायक काम करेंगे, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इतनी खराब स्थिति थी, किराए का घर, छोटा बच्चा दूध पीने वाला, मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे भी आने जाने के खर्चे। उसके बाद इस स्थिति में डबराल जी को कितने पैसे आ रहे हैं वो आपने देख लिया, मुझे कितने पैसे आ रहे हैं। इस स्थिति में अगर हम वेस्टीज कर गए तो इससे खराब स्थिति अगर आपकी है तो आप वेस्टीज मत करना। लेकिन अगर इससे थोड़ी भी बेटर है तो आप मुझसे भी बहुत बड़ा कर सकते हो, हमसे भी बहुत बड़ा कर सकते हो। सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में भी देखिए बहुत बड़ी इनकम का कोई कमाल नहीं हुआ। हाईएस्ट जो इनकम इसमें आपको दिख रही है 28,000 रुपये की इनकम है। फुल टाइमर 2 साल हो गए, फिर भी अगर सिर्फ 28,000 रुपये आ रहे हैं तो आप सोच के देखो कितने लोगों ने क्या क्या समझाया होगा। थर्ड ईयर की इनकम दिखाती हूँ मैं आपको। थर्ड ईयर में थोड़ी सी इनकम बढ़ी और जो हाईएस्ट इनकम है वो मेरे हिसाब से 44,000 रुपये के आसपास है। फोर्थ ईयर आया, अगेन 4 साल हो गए, 42 महीने हो गए डबराल जी को काम करते हुए, लेकिन अभी तक 50,000 रुपये की फिगर को क्रॉस नहीं कर पाए। अब आपको ये चित्र दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है क्या है? चलो मैं समझा देती हूँ। ये वो लोग हैं जो जाल बिछा के बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर में। डबराल जी कहाँ लगे हो? 4 साल तुमको हो गए, 50,000 रुपये की इनकम तुम क्रॉस नहीं कर पाए। मेरे पास आओ, आईडी लगाओ, ऐसे 10 लाख रुपए कमाने लग जाओगे। ऐसे मामा मरीज बैठे हैं ना मार्केट के अंदर। अब आप सोचो जब 4 साल तक इनकम क्रॉस नहीं कर पा रही, बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं आ पा रही, तो कितने लोग मिले होंगे और कितने डिस्ट्रैक्शन लोगों ने बताए होंगे। लेकिन जब आप मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो, आपका विजन क्लियर होता है, आपका फोकस क्लियर होता है और आपको अपनी कंपनी पर, अपने आप पर और अपने प्लान पर भरोसा होता है, तो आपको कोई हिला नहीं पाता। यहाँ पर एक और फोटो दिख रही है आपको, ये क्या है? ये पेन है ना, ये पेन है आपकी अपलाइन। और आप जब आपका अपलाइन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आपकी अपलाइन हमेशा आपके साथ होती है, आपको हर गलत और सही का गाइडेंस देती है, तो दुनिया की कोई ताकत, ऐसे मामा मरीज बहुत आते हैं और चले जाते हैं, आप अपनी जगह पर टिके रहते हो और बड़ी अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तक मैं वेस्टीज नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। मैं हुंडई में काम करती थी और अभी तक मैं सेल्स इंडस्ट्री में चली गई थी। अब मेरी जो सैलरी थी वो 18,500 रुपये थी और इंसेंटिव वगैरह लगा के 40-50 हज़ार रुपये महीना में कमा रही थी। एक व्यक्ति जो 8-10 हज़ार रुपये से शुरुआत करता है और 50 हज़ार रुपये तक पहुँचता है, तो वो कभी भी नहीं चाहता कि उस जॉब को वो छोड़े। यहाँ पर बहुत बार डबराल जी ने मुझसे बोला कि तुम अब इस बिजनेस में आ जाओ, जॉब छोड़ दो, लेकिन मैंने बोला नहीं डबराल जी, मैं नहीं करूँगी, आप करो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आप मुझे मत बुलाओ। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। मैं कार बेचती थी और वेस्टीज में कार फंड मिलता है, लोग कार खरीदते हैं। मैंने वेस्टीज के कई लोगों को कार अपने हाथ से बेची, अपने हाथ से डिलीवर करी, लेकिन कभी मतलब कुछ क्लिक नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति आए 2017 फरवरी में मेरे पास कार लेने के लिए और उन्होंने i20 का टॉप मॉडल खरीदा मुझसे। और जब मैंने उनको पेपर्स वगैरह दिए तो उनको साइन करना नहीं आता था, इसका मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे। और उनका जो स्टेटमेंट मैंने देखा वो 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए का था, मतलब कोई भी उससे कम नहीं था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि एक अनपढ़ व्यक्ति अगर यहाँ पर 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए की कार खरीद सकता है, और मैं उसको सर बोल रही हूँ, मैं डिलीवर कर रही हूँ, मैं PG B.Ed इतनी सारी डिग्रियाँ लेके बैठी हुई हूँ, कोई मतलब नहीं है ऐसी डिग्री का, कोई मतलब नहीं है ऐसी डिग्री का। और मुझे क्लिक कर गया कि इस बिजनेस में कुछ तो ऐसा है कि ये व्यक्ति करता है तो डेफिनेटली शायद मैं भी कर पाऊँ।
40-50 हज़ार रुपए की जो बंदी इनकम आ रही थी उसको छोड़ना था। तो मैंने वो डिसीजन लिया और मैं डबराल जी के साथ बिजनेस में आ गई। जिस महीने में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, ढंग से हो जाए, जिस महीने में मैं वेस्टीज में आई, ये उस महीने का स्टेटमेंट है। 68,548 रुपए का चेक था डबराल जी का। यहाँ पर मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया और हमने ये डिसाइड किया कि इस 68,000, मार्च का महीना है 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी अब वाली बातों को, बहुत काम आएंगे आपके। मार्च का महीना 2017, 68,000 रुपए की इनकम। मैं जब आई तो डबराल जी ने बोला अब हम दोनों यही काम कर रहे हैं, अब कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, तो हमको इसी को बड़ा करना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर इस साल दिसंबर तक अपनी इनकम 2 लाख रुपए क्लोज करेंगे। ये डिसाइड हुआ, हमने अपने लिए गोल सेट किया और मैं सब मीटिंग्स में जहाँ जाती थी 1 to 1 करती, मुझे बोला कि बोलो, बोलने से गोल पूरे होते हैं, ये सिखाते हैं हमको। तो मैं बिल्कुल मेरी अपलाइन ने जो बोल दिया ना, सहज शब्द फॉलो करती हूँ। मैं हर मीटिंग में बोलती थी, हर बार बोलती थी, दिन में अगर 4 मीटिंग कर लूँ तो 4 बार बोलती थी कि इस बार दिसंबर का सूर्य अस्त नहीं होगा अगर मेरा चेक 1 लाख नहीं होगा तो, लेकिन 2 लाख का नहीं। लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, अंदर से भरोसा नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मैं 18,500 रुपये, 17,500 रुपये की नौकरी करती थी और 2 लाख रुपए की बात करने में जब घर में अकेले में बैठती थी तो डर लगता था। ऐसे लगता था सबको बोल तो दिया, अगर नहीं हुआ तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे, है ना, लगता है ना आपको। लेकिन वहाँ पर मेरी लाइफ में एक बहुत बढ़िया टर्निंग पॉइंट आया और एक इवेंट आया, और वो इवेंट था विवेक कुमार सक्सेना जी का। मैं चाहूँगी एक बार दिल से मेरे ताली बजाइए। एक प्रोग्राम हो रहा था जिम कॉर्बेट में, जब मैं आई उसी समय पे, समृद्धि द माइंडसेट, और मैं उसका पार्ट बनी। जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैं ये सोच के गई थी कि चलो 2 दिन घूमने को मिल जाएगा, सच बता रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था वहाँ जाके क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कुछ आइडिया नहीं था। मैं वहाँ गई और वहाँ पर जब मैं इनसे मिली तो इन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशंस बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, और इन्होंने थोड़ा सा हमको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ऊपर में काम करना बताया। जब मैं वहाँ से कैलकुलेशन देख करके वापस आई, मैं आपको बता नहीं सकती, अभी तक मुझे लग रहा था कि 2 लाख का चेक नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई, सुबह पहुंची मैं 4 बजे अपने घर, और मैं डबराल जी के उठने का इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे उनको एक बात बोलनी थी। अब डबराल जी जब उठे तो मैंने उनसे बोला, यार एक बात है, हमने ना 2 लाख का चेक छोटा सोच लिया, दिसंबर तक हम इसको बड़ा कर सकते हैं, है ना। मतलब माइंड से पूरे तरीके से चेंज हो गया। 3 दिन का ये रेजिडेंशियल वर्कशॉप था। तो अगर आपके पास में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपको किसी रेजिडेंशियल वर्कशॉप का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। देखिए जिस समय हमने ये वर्कशॉप करी थी ना, उस समय हमारी हालत भी टाइट थी, जो पैसे इसके लग रहे थे ना वो भी देने में बड़ा दिक्कत थी, लेकिन जैसे तैसे हमने इसको किया, और वो करने का नतीजा है कि मेरा माइंड सेट चेंज हुआ। ध्यान रखिएगा, आप अमीर कभी भी पहले धरातल पे नहीं, पहले दिमाग से बनते हो, और जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि आप 2 लाख कमा सकते हो, आप कभी 2 लाख नहीं कमा पाओगे। ये माइंड सेट मेरा जो बना वो बना इस वर्कशॉप से, और वहाँ पर अब एक बात और समझ में आ गई कि भैया अगर कुछ बड़ा करना है तो काम करना पड़ेगा। और मैंने अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल लग करके काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ सर्च कमाते हैं तो 1 करोड़ भी आ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई थी। और वहीं पर मुझे मौका मिला सिद्धार्थ सर और चंचल मैम को देखने का। एक इवेंट देखा था मैंने वेस्टीज में आने से पहले, जिसमें 5 करोड़ क्लब का पूल का पैसा बटा था। तो वहाँ मैंने देखा था इनके हाथ में वो चेक 1 करोड़ 68 लाख रुपए का छपा हुआ है, आज भी दिमाग के ऊपर में। और जब मैंने इनको देखा और इनको सुना, ये कपल नहीं है, ये होप है हम सब के लिए। हम जितने वेस्टीजन हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ी होप है। क्यों? इन्होंने वेस्टीज में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है और हमें ये बता दिया है कि अगर ये वहां तक पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी पहुंच सकते हैं, वहां तक पहुंचा जा सकता है। इन्होंने वो बेंचमार्क सेट कर दिया हमारे लिए। अगर बजाना है तो दिल से बता देंगे,
एजुकेशन मिली, आज उसकी बदौलत मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो आज मैं इनकम आपको बताऊंगी वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, लेकिन उसमें मैंने जितनी LOS अपनी बताई आपको, इन सबका बहुत बड़ा रोल है। खाली अगर हम कर सकते होते तो हम तो पहले ही कर चुके होते, लेकिन ये इनका हाथ हमारे सर पे था कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ। एक बार दिल से बजा दीजिए जोरदार तालियां। और जब हम दिल से किसी काम को करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ लग करके काम करते हैं तो अचीवमेंट आना शुरू हो जाती है। कार जॉब छोड़ने के 5 महीने के बाद उसी शोरूम से जहां मैं जॉब करती थी अपने लिए कार लेके आई, 14 लाख रुपए की क्रेटा। उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्टाफ है ना पीछे खड़े हैं, इनके साथ में मैं नौकरी करती थी और ये मुझे कार डिलीवर कर रहे हैं और पीछे से खाना फूसी कर रहे हैं। 2-4 महीने में उठ जाएगी क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ऐसा पता नहीं क्या कर रही है, ले तो रही है लेकिन चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे कुछ नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों के माइंड में ये भी था कि कार ले कैसे रहे। तो कुछ लोगों ने पूछा, मैंने बोला चाय पीने घर आ फिर बताती हूँ। तो धीरे धीरे इस तरीके से हमने वहाँ से कार ली और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जिस दिन मैंने इसकी डिलीवरी ली। और इस कार में बैठकर जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ITO आती थी, उससे पहले की मैं एक बात बताती हूँ आपको। मैं ITO आती थी ना तो बाइक पे आती थी तो हेलमेट लगाना पड़ता है, हेलमेट लगा के आती थी और मेरे बाल खराब हो जाते थे। और वहाँ पर ये एकता मैडम आती थी और एकता मैडम टेस्टिमोनियल देती थी, इनके बाल एकदम बिल्कुल अच्छे सेट वेट होते थे। तो जब मैं इनको देखती थी तो मैं सोचती थी इनके बाल ऐसे सेट कैसे होते हैं। तो मुझे पता चला कि ये कार से आती है। तो एक ड्रीम आया था कि यार कार चाहिए, कार तभी जाऊंगी स्टेज पे जब कार आएगी। तो ये कार नहीं थी, सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसी शोरूम में जहाँ जॉब कर रही हूँ वहाँ से कार लेना। उसके बाद जीवन में और बहुत सारी अचीवमेंट्स आई, मल्टीपल फॉरेन ट्रिप्स हमने यहाँ से अचीव किए। सबसे यादगार ट्रिप की बात करूँ तो स्टार क्रूज। ये वो ट्रिप है जो मैं जीवन में कभी भी नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था। दूसरी बात, मेरा 5 साल का बेटा मेरे साथ गया था इस ट्रिप पे। वेस्टीज में वो दिन आया लाइफ में और इस क्रूज पे 14 मंजिल थी ये और डेक पे हम खड़े थे। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ पानी और टापुओं पे लाइट जल रही है। और मेरा बेटा भाग के मेरे पास आया और मेरे बेटे ने मुझे ऐसे हक किया और ये बोला, मम्मी पापा थैंक यू सो मच, आपने वेस्टीज करा। अगर आप वेस्टीज नहीं करते तो हम यहाँ नहीं आ पाते। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी एक ऐसी याद है जो मुझको कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। इस ट्रिप पे बहुत इंजॉय किया। ये मेरी टीम के बहुत सारे लोग मेरे साथ थे। अब इन लोगों की अगर मैं बात करूँ ना तो जब मैंने इनको वेस्टीज बताया और मैं इनके साथ में बात करती थी और मैं बोलती थी कि एक दिन ऐसा आएगा, यहीं बैठे हुए, और मैं बोलती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। तो ये जो मैडम बैठी है ना बीच में, ये बोलती थी ऐसे, कौन मारती थी दूसरी को, कहती थी क्या बोलती रहती है, हम कैसे जाएंगे। और सच बताऊं, ये मेरा भी पहला फॉरेन ट्रिप है और इनका भी पहला फॉरेन ट्रिप है। ये मेरे साथ थे सारे उस ट्रिप में, बहुत इंजॉय किया। ये जो दिख रहा है ना आपको फोटो, ये थाईलैंड का है, मलेशिया की, और ये 68 माले की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ये शीशा लगा हुआ और यहाँ पर खड़े होकर के नीचे का बिल्कुल दिखता है। और जब इस पर चढ़ते हैं तो ऐसा डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो जब मैं इसके ऊपर गई, बड़ी मुश्किल से बैठ करके फोटो खिंचाई, डर बहुत लग रहा था कि ये टूटा और हम, लेकिन फोटो तो खिंचवानी थी। तो फोटो खिंचवाई, बहुत एंजॉय किया टीम के साथ, वाटर राइड करी। और बताऊँ, ये वाटर राइड जब मैंने करी थी ना, मेरे कोई काम सीधे नहीं होते, ये स्कूटर ही उल्टा हो गया पानी में जाकर के और ऑलमोस्ट मैं डूबती डूबती बची और बाहर आई। बहुत एंजॉय किया लेकिन ट्रिप के ऊपर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, बड़ी सफलता कभी भी ऐसे ही नहीं आती। बड़ी सफलता के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा काम करना पड़ता है। जब मैं वेस्टीज में आई थी तो मेरा बेटा 5 साल का था। अभी मेरा बेटा 12 साल का है, 13वें साल में लग गया है। 5 साल का बेटा था और मैं जब से वो 1 महीने 8 दिन का था तब से जॉब वापस से ज्वाइन कर लिया था और काम करने लगी थी। तो जैसे ही मैं जॉब छोड़ करके घर बैठी आई तो मेरी मदर इन लॉ खुश हो गई। मेरी मदर इन लॉ को लगा कि चलो अच्छा है, अभी अब बच्चा देखेगी। मैंने भी सोचा चलो अच्छा है, अब मैं बच्चा देखूंगी। लेकिन 2 दिन में घर में नहीं, तीसरे दिन जब
डबराल जी ने मुझसे बोला अगर तुम ऐसे ही घर पे रहोगी तो हम कभी इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे, पर्पस याद करो कि हमने जॉब छोड़ी क्यों। और डिसाइड किया कि नहीं अब मैं घर पे नहीं रहूंगी। मैंने कहा मम्मी को बुरा लगेगा, उन्होंने बोला लगने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अपना काम कर। मैंने अपना काम करना शुरू किया। ये फोटो देख रहे हो आप, जहां मौका मिल गया वहां पोस्टर लगा दिया, अपने हाथ में चार्ट पेपर रखते थे, चार्ट पेपर लगाया, लोगों को प्लान दिया, इतने प्लान किए। सुबह सुबह देखो, जैसे आप हाउस वाइफ है, मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं थी उस समय, मैं भी आप ही की तरह थी बिल्कुल। सुबह जल्दी उठ करके, जैसे जॉब पे जाती थी ना, 8 बजे निकल जाती थी जॉब के लिए, तो मैंने सुबह जल्दी उठ करके 9 बजे तक अपने घर का पूरा काम, झाड़ू पोछा बर्तन जो कुछ होता है सब कुछ किया। उसके बाद में मैं बाहर निकल जाती थी और लंच से पहले 1 या 2 मीटिंग करके मैं वापस घर आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर गरम गरम खाना खाते हैं सब लोग। मैं लंच आकर के बनाती थी, खाना खिलाती थी, वापस बर्तन धोती थी और फिर मीटिंग करने चली जाती थी। 1, 2, 3 जितनी मीटिंग मैं कर सकती थी वो मीटिंग करके वापस घर आती थी। बच्चे मेरे भी छोटे थे, बहाने मेरे पास भी थे, मैं भी चाहती तो ये बोल देती कि कुछ नहीं, मैं तो अपने बच्चे देख रही हूँ और मैं मेरे बच्चे की वजह से नहीं जा पाती, लेकिन मेरे पास नहीं करने के 100 बहाने थे। करने का एक बहाना था कि हमको दिसंबर तक अपना चेक 2 लाख रुपए तक पहुंचाना है। तो हमने काम किया। कई बार मैं आउट ऑफ स्टेशन जाती थी, 5-5 दिन तक बच्चे की शक्ल देखने को नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, मैं देहरादून जा रही थी और मेरे बेटे को घर में बुखार था। मेरे हस्बैंड फॉरेन ट्रिप पे थे और मेरे को देहरादून, मैंने कमिटमेंट किया हुआ था, मुझे निकलना था। मैं निकल गई। मैंने डबराल जी को बोला कि मैं क्या करूं, बेटे की तबीयत खराब है। तो डबराल जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम निकलो, ठीक हो जाएगी, और अगर होगी तो देख लेंगे। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और घर पे वीडियो कॉलिंग के लिए कोई फ़ोन नहीं था। तो मेरे भाई साहब जो है वो थोड़ा दूर रहते थे, उनके घर से मैंने बोला मेरे को एक बार वीडियो कॉल पे दिखाओ, और पूरा रास्ता मैं देहरादून रोती रोती गई, लेकिन मैं वापस नहीं आई। क्यों? अगर मैं उस दिन वापस आ जाती तो मैंने वहाँ पर 50 लोगों को टाइम दिया हुआ था। मेरा बेटा तो ठीक हो गया, डॉक्टर को दिखाने वाले घर में और लोग चले गए, लेकिन वो 50 लोग अगर एक बार चले जाते तो वो वापस नहीं आते। ये बात मुझे समझ में आती थी। तो इस हद तक हमने काम किया। कोई प्रॉब्लम हो, कोई बुखार हो, कुछ भी हो, अगर कमिटमेंट किया हुआ है तो मीटिंग करनी है, डेली मीटिंग करनी है। 4 मीटिंग 5 मीटिंग मेरे साथ में बैठे हुए मेरी टीम के बहुत सारे लोग। कई बार तो ऐसा होता था मैं इन्हीं के साथ पूरा पूरा दिन लगा देती थी। रात को 9-9, 10-10 बजे मैं अपने घर जाती थी और घर में भी डांट खाती थी। लोगों को ये लगता था कि इसका तो हस्बैंड काम कर रहा है, फिर इसको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। मेरी सास को भी लगता था, वो भी बोलते थे, लेकिन मुझे जो बात समझ में आती थी मुझे लगता है शायद उनको नहीं आती थी। तो मैं अपने काम पे लगी रही। मैंने डबराल जी के कंधे से कंधा मिला करके पूरा तरीके से वेस्टीज को अपने जीवन में उतार लिया। जिस दिन मैं इस बिजनेस में आई थी, बहुत सारी महिलाएं जो अपने हस्बैंड के साथ में काम करती हैं वो एक गलती करती हैं, अब मत करिएगा अगर करते हैं तो। वो क्या सोचती हैं, ये मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। स्टेज पे तो वो उनके साथ होती है, लेकिन फील्ड में कभी साथ नहीं जाती, ना ही फील्ड में अकेले निकलती हैं। देखिए 1 और 1 11 की बात कर रही थी नीलम जी भी थोड़ी देर पहले। 1 और 1 11 तब नहीं होते जब आप केवल स्टेज पे खड़े होते हैं। 1 और 1 11 तब होते हैं जब आप उनके कंधे से कंधा मिला करके एक मीटिंग वो मैच्योर करे और एक मीटिंग आप मैच्योर करो। धीरे धीरे जब इस तरीके से आप पागलपन की हद तक काम करते हो तो रिजल्ट तो भगवान देता ही देता है। हमारी जिंदगी में रिजल्ट आए, मेरी टीमें बड़ी होना शुरू हो गई और मैंने बड़े लेवल पे अपनी टीम्स को लीड करना शुरू कर दिया। मुझे समझ में आ गया, मेरी टीम में बहुत सारी महिलाएं आ गई थी उस समय तक, तो मुझे एक चीज समझ में हो गई कि मुझे इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैंने अपनी टीम के लिए इवेंट्स करना शुरू किया। ये इसी प्यारेलाल भवन की फोटो है, 1000 लेडीज बैठी हुई हैं और ये दिसंबर का महीना है, टेम्परेचर 2 डिग्री। अब आप सोच के देखो, इतनी सारी महिलाएं, ये एक उम्मीद के साथ मेरे साथ जुड़ी थी कि कल को हमारा भी कुछ बड़ा होगा। तो इन सब की जिम्मेदारी मैंने समझी और मैंने इनके लिए अपने साथ काम करना शुरू किया। एक इवेंट ये आप देख रहे हैं, इसमें बाली सर बैठे हुए हैं, है ना। हमने बाली सर को एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया और इन्वाइट एक्चुअली इनको नहीं किया था। एक चीज़ और बताती हूँ, हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी के मालिक की सोच क्या है। इस इवेंट में मैंने दीपक सूद सर को इन्वाइट किया था और टिकट बच चुके थे, सब कुछ हो गया था, सारी तैयारियां हो गई थी। 2 दिन पहले दीपक सर का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम सॉरी, मैं आपके इवेंट में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी एक फॉरेन डेलीगेट्स के साथ में मीटिंग है और मैं नहीं आ पाऊंगा। अब मुझे इतना गुस्सा आया, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एक चीज़ ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ।
मैंने तो सबको बोल दिया दीपक सूद सर आ रहे, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने एक मैसेज किया बाली सर को, बड़े लोग बड़ी बातें, है ना। मैंने बाली सर को एक मैसेज किया और मैंने उस पर पूरी बात लिखी कि सर ऐसे ऐसे दीपक सर ने मुझे टाइम दिया था और अब उनकी एक मीटिंग निकल गई, वो नहीं आ पा रहे। तो बाली सर ने मुझे रिप्लाई में लिखा कि बेटा घबराओ मत, दीपक नहीं आएगा, मैं आऊँगा आपके लिए। ये सोच है हमारी कंपनी के मालिक की। ऐसी कंपनी के साथ अगर आप हो तो डेफिनेटली आप वो करोगे, इसकी गारंटी होगी। उसके बाद मैंने मल्टीपल लोकेशंस पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में बहुत सारी महिलाओं की टीम बनाई और उनके साथ काम करना शुरू किया, छोटे छोटे इवेंट्स किए उनके साथ में, और बहुत सारी महिलाएं आज हमारी टीम में सक्सेसफुल हैं। अभी तो सक्सेस आना शुरू हुई है। हर एक महिला के लिए एक ड्रीम होता है घर, अपना घर, है ना। जब मैं किराए के घर में रहती थी ना, तो हमारी लैंडलेडी थी, वो जस्ट हमारे नीचे रहती थी और मेरा बेटा बहुत उछल कूद करता था, क्योंकि हमारे बच्चे तो स्कूल में ना खाते, है ना, तो हमारे बच्चे तो उछल कूद करेंगे ही करेंगे। तो मेरी जो लैंडलेडी है वो हमेशा कंप्लेन करती थी, ऊपर आ जाती थी, कभी बोर्ड लगा देती थी कीप साइलेंस, और कभी बोलती थी तुम्हारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, चप्पल ऐसी आवाज आती है, ये होता है वो होता है, बहुत बातें सुनाती थी। बहुत हर्ट होता था, बहुत गंदा फील होता था, ऐसा लगता था कि अपना घर कब होगा। लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ में अपना घर होना बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी भर ड्रीम रह जाता है, लेकिन जब आपके साथ एक सिस्टम जुड़ जाता है और आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो तो आपके जितने ड्रीम्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। हमने एक घर खरीदा वेस्टीज की बदौलत। घर खरीदना बड़ी बात नहीं थी। नोएडा की पॉश लोकेशन के अंदर में एक सोसाइटी है जिसके अंदर 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर में आज मैं रहती हूँ, और उसकी कीमत आज की मैं बात करूँ तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास है। ये घर जब हमने लिया था तो हमारे पास 28 लाख रुपए थे अकाउंट के अंदर, और ये घर 1 करोड़ रुपए का था, और हमने लोन फाइल किया तो हमारा लोन रिजेक्ट हो गया। लोन रिजेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि जब हमारे क्राइसिस का टाइम था तो डबराल जी के पास एक कार्ड था PNB का, 9,000 रुपये उसकी लिमिट थी, हम उसका पेमेंट नहीं कर पाए थे तो हमको लोन नहीं मिला। लेकिन हमको ये घर पसंद आ गया था, हमने मेहनत करी और वेस्टीज ने और भगवान ने हमारा साथ दिया, हमारा चेक बढ़ गया। हमने ये घर सेल्फ फंडिंग से खरीदा, पूरा 1 करोड़ रुपए सेल्फ फंडिंग का घर, 1 रुपए का लोन नहीं। बजा दीजिए जोरदार ताली। ये घर खरीदा, उसके बाद ये घर आप देख रहे हो इस लोकेशन पे है। शाम को जब आप यहाँ बैठ जाते हो ना बालकनी के अंदर और फोटो लेते हो, कोई बता नहीं सकता कि दुबई में बैठे हो कि घर पे नोएडा में बैठे हो। ऐसा घर मेरा बेटा कितनी भी उछल कूद करे, कोई पड़ोसी आके नहीं बोल सकता। यहाँ सारी वो एमिनिटीज हैं जो एक ऑर्डिनरी लाइफ में हम लोग चाहते हैं। स्विमिंग पूल से लेके सोना बार, जकूजी, सब कुछ है यहाँ पर। और जब मैं इसकी बालकनी में बैठती हूँ तो हमारे घर से थोड़ा सा आगे मुझे ना छोटी एक जगह नजर आती है जहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और मैं दिल से रोज भगवान को धन्यवाद करती हूँ। रोज वहाँ बैठ के चाय कॉफी पीती हूँ और रोज भगवान को बोलती हूँ कि भगवान हम वहाँ थे, तूने वेस्टीज दिया और हम यहाँ पहुँच गए। और जब आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आप एसेट्स बिल्डिंग पर लग जाते हो। पहले आप पैसा कमाते हो और फिर पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। तो धीरे धीरे हम लोग एसेट्स बिल्डिंग में चले गए। अभी हमने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली और उनको रेंट आउट किया, अब उनकी रेंटल इनकम भी आ रही है। यानी कि पहले हमने पैसे को कमाया और अब हमारा पैसा भी हमारे लिए पैसा कमाने लग गया। अच्छा लगा? मजा आया? बजाना है तो अच्छे से बजा लीजिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ छोटा सा, उन महिलाओं का जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ काम करना शुरू किया और आज बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को यहाँ से जी रही हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल को, और पिछले फॉरेन ट्रिप में मेरे साथ थी। देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरी लाइफ में ये जो दिन आए ना ये ऐसे ही नहीं है। इसके लिए हमने दिन रात मेहनत करी है। हमने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा। बहुत सारी लोकेशंस पे जब जाते थे तो खाना तक नहीं मिलता था अपनी पसंद का।
बहुत बार रात को फ्रूट्स खा कर गए, सुबह फिर से मीटिंग करिए, तब जाकर के ये दिन आए हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में दिन लाना चाहते हैं तो आपको इनकी मेहनत करने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। तैयार है? थैंक यू सो मच। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बदलने का एक डिसीजन लिया। यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, जितनी भी महिलाएं आज यहाँ पर बैठी हैं, ये वो महिलाएं हैं जो आपकी और मेरी तरह घर का झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों की पढ़ाई सब काम करने के बाद अपने आप को साबित करने के लिए बाहर निकली। पता नहीं कितनी डांट सुनी होगी घर में, पता नहीं कितनी बार घर में झगड़े हुए होंगे, कितनी बार इनको रोकने के लिए घर वालों ने कोशिश की होगी, लेकिन ये रुकी नहीं। और ये रुकी नहीं इसलिए आज ये इस स्लाइड का हिस्सा है, राइट। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि नहीं करने के 100 बहाने हैं, करने का सिर्फ एक बहाना होता है कि मुझे करना है। आज अपने आप को ट्यून कीजिए कि मुझे करना है। मैं अपने कामों को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा खाली, और कुछ नहीं। केवल अपने टाइम को मैनेज करिए और अपने घर के कामों में पूरा दिन लगाने की बजाय दिन का समय निकालिए, मीटिंग ट्रेनिंग करना शुरू करिए, 1 to 1 करिए, फील्ड में जाकर के काम करिए। डेफिनेटली आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा सकती हैं। ये जितनी भी महिलाओं की फोटो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, इनमें से जो हाईएस्ट अर्नर है मेरे पास, वो 6,55,000 रुपए का उनका चेक है। दूसरी लेडी 4 लाख रुपए कमाती है, यहीं बैठी हुई, अभी मिलोगे आप इनसे। तीसरी जिनसे आप मिलोगे, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का चेक है, और यहीं बैठी हुई है, सब कार चलाती हैं आज। तो जब ये कर सकती है तो डेफिनेटली आप भी कर सकती है। ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। आपकी घर में आपके पास एक बैकएंड है। जितने काम मैंने इन महिलाओं के बताए ना, झाड़ू पोछा बर्तन ड्रेस बनाना प्रेस करना, उसको सब कुछ काम करना, ये सब काम करने के लिए आपके घर में आपके पास बैकएंड है, कोई और आपको करके दे रहा है। अगर ये सब महिलाएं ये सब करते हुए ये सब कुछ कर सकती हैं तो आप तो इससे कई बेटर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हमसे कई गुना ज्यादा टाइम होता है, लेकिन बशर्ते आपको जाकर के फील्ड में उस टाइम को अप्लाई करना पड़ेगा। विद दिस थैंक यू सो मच। यहाँ तक था मेरा स्टोरी पार्ट।